ये असिस्टेंट कमांडेंट विभोर है, ये अजय मलिक है, ये सागर बोराडे है, ये कमांडेंट चेतन चीता है। कोई एक पैर खो चुका है, कोई दोनों, किसी की एक आंख नहीं है, तो कई वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। ये कहानी है सीएपीएफ के बहादुर अफसरों की, जो उन जवानों का नेतृत्व करते हैं जो कभी नक्सलियों से लड़ते हैं, कभी आतंकियों से लड़ते हैं। दुश्मन से लड़ना इनके बाएं हाथ का काम है, मगर दुर्भाग्य ये है कि इन्हें अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, और यहां भी ये लड़कर जीते, मगर अब जीतकर भी क्या हारने के कगार पर है। देश के लोगों को शायद ही पता हो, या कम लोग जानते होंगे कि ये अफसर पिछले 11 सालों से दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने हक का मुकदमा लड़ते हैं, सभी जगह जीतते हैं, मगर अब सरकार एक बिल लाने की तैयारी कर रही है जिससे इनकी जीत का फैसला प्रभावित हो सकता है। अब आप कहेंगे पैरामिलिट्री के अफसर अपनी ही सरकार के खिलाफ कोर्ट क्यों गए? जिस गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करते हैं उसी के खिलाफ ये कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी सालों से। दरअसल इनके प्रमोशन नहीं हो रहे सालों से, पे ग्रेड नहीं बढ़ रहा है सालों से, और एक झगड़ा आईपीएस अधिकारियों के डेपुटेशन का भी है। बड़ा मसला पेचीदा है, मगर देश की सुरक्षा से जुड़ा है। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेज, यानी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी का जो क्लस्टर है उसके हक से जुड़ा है। देशभक्ति की सिर्फ बातें करते हैं या सच में देशभक्ति का जज्बा रखते हैं? अगर रखते हैं तो जरा इस मसले को समझते चलिए, थोड़ा समय निकालकर रिपोर्ट तफसील से देखते चलिए, मामले को समझ लीजिए और आप पता कर लीजिए कि देश में चल क्या रहा है, और उससे पहले यह जान लीजिए कि इनका काम क्या है। पहली कहानी विभोर की। बिहार के कैमूर के रहने वाले विभोर किशोर सिंह 2017 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। कोबरा यानी सीआरपीएफ की कमांडो बटालियन जो सबसे आगे लड़ती है उसकी टुकड़ी को ये लीड करते हैं। 25 फरवरी 2022 की बात है। गया और औरंगाबाद के जंगलों में नक्सल ऑपरेशन चल रहा होता है जहां हैवी फायरिंग होती है। उस दौरान नक्सलियों की बिछाई आईडी पर उनका पैर आ जाता है, और आज की तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि उस धमाके का अंजाम क्या हुआ। दोनों पैर नहीं रहे। 2024 में इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कृत्रिम पैरों से आज भी ये ड्यूटी कर रहे हैं, और दोनों पैर खोने सरीखा एक दर्द ये है कि 9 सालों की सर्विस के बावजूद एक भी प्रमोशन नहीं मिला है, और जो गति वहां चल रही है इससे अगले 5-6 साल और प्रमोशन न मिले तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि इनसे 5-6-7 साल पुराने जो सीनियर हैं वो अभी तक प्रमोट नहीं हो पाए हैं सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बावजूद। हाल ये है कि देश के अफसरों का प्रमोशन नहीं हो रहा, और उस सरकार में हो रहा है जिसमें राष्ट्रवाद की सबसे ज्यादा बातें करी जाती है। अब मिलिए असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक से, जिनसे बीते दिनों राहुल गांधी मिलने गए, उनका हालचाल जानने गए। कोबरा बटालियन में ये भी थे। गया में एक ऑपरेशन के दौरान इनका पैर नहीं रहा। अजय मलिक 2013 में सीआरपीएफ ज्वाइन करते हैं। न जाने कितने नक्सल ऑपरेशन को लीड करते हैं। जाहिर है गोली न जाने कितनी बार शरीर के आसपास से गुजरी होगी। एक बार 80 फीट गहरी खाई में जलती गाड़ी से 9 लोगों को निकालकर जान बचाई, जिसके लिए इन्हें प्राइम मिनिस्टर पुलिस सेवा मेडल मिला। जम्मू कश्मीर के रामबन में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को मार गिराया, जिसके लिए इन्हें गैलेंट्री मेडल मिला। राजपथ पर पूरे शान से अपनी टुकड़ी का परेड में नेतृत्व किया, वहां भी सम्मानित हुए। इनके पास 7 डीजी डिस्क और 9 कमेंडेशन सर्टिफिकेट है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी मेडल, हाई एरिया सर्विस मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल फॉर आर्मी अटैचमेंट। पिछले 14 सालों की सर्विस में इन्होंने अपनी वीरता से बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन 1 मार्च को पैर गंवा चुके, और अगर कुछ नहीं मिला तो प्रमोशन। 14 साल पहले असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती हुए थे और आज भी असिस्टेंट कमांडेंट ही हैं। इनके साथ अगर कोई लड़का आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पे ज्वाइन किया होगा तो वो आज कम से कम 3 प्रमोशन पाकर लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया होगा। लेकिन सवाल है कि सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? लंबे समय तक उन्हें प्रमोशन और उनकी सैलरी में बढ़ोतरी से वंचित क्यों रखा जा रहा है? क्या इतना काम प्रमोशन के लिए कम है? क्या इतना अनुभव कम है? ये समस्या इनके अकेले भर की नहीं है, बल्कि हजारों सीएपीएफ के अफसरों की है। आखिर इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? राष्ट्रवाद की बात करना और राष्ट्र के लिए लड़ने वालों, मरने वालों, मिटने वालों के साथ इस तरीके का व्यवहार कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है? सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट सागर बोराडे की कहानी भी ऐसी है। देश के इतिहास में जो बीते दिनों में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ छत्तीसगढ़ के जो तेलंगाना बॉर्डर पर कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में, वहां ये अपना पैर गंवा चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय ही उन जंगलों में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चल रहा था। 21 दिन तक नक्सलियों के सबसे प्रचंड गढ़ में घुस करके सीआरपीएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर के 20 से ज्यादा 25 के करीब नक्सलियों को मार गिराया। 60 डिग्री की खड़ी पहाड़ियां भी इनके हौसलों के आगे बौनी साबित हुई, मगर जो आईडी नक्सलियों ने बिछा रखी थी उस पर सागर का पैर गया। उसके चपेट में आते हैं। ये नक्सल इतिहास का सबसे कठिन ऑपरेशन था। मान के चलिए कि उनमें से एक ही रहा होगा, और ऐसा कि इस पर फिल्म बन सकती है। खैर, तब सागर से मिलने गृहमंत्री अमित शाह भी गए थे। इनके सामने से इनका दर्द देखा होगा, वीरता को सराहा भी होगा।
मगर अंदर का दर्द शायद ही जान पाए हों, ये भी उसी कतार में खड़े हैं जिनका सालों से प्रमोशन नहीं हुआ। और अगर इनके जैसे हजारों अफसर ऐसे हैं जिनकी समस्या ये है, देश के नाम पर लड़ने वालों को देश क्या दे रहा है, ये सवाल यहाँ और भी गौण हो जाता है। और कमांडेंट चेतन चीता को भला कैसे भूल सकते हैं? 2017 में हिजबुल के आतंकियों से लड़े, 9 गोलियां लगी, एक आंख भी नहीं रही। 9 गोलियों का मतलब समझते हैं आप? डॉक्टरों ने भी इनके बचने को चमत्कार माना, कई सर्जरी हुई, आज ड्यूटी कर रहे हैं। बीच में कोविड हुआ, बहुत गंभीर तरीके से बीमार हुए क्योंकि तब इम्यूनिटी कमजोर थी, फिर ठीक हुए, फिर सेवा में आ गए। और इनको बाद में शांति काल के सर्वोच्च सम्मान कीर्ति चक्र से नवाजा जा चुका है। मगर ये भी सीआरपीएफ या जो सीएपीएफ, टोटल सीएपीएफ में चल रही जो प्रमोशन नीति उसके शिकार हैं। ये 4 उदाहरण इसलिए दिए ताकि आपको पता चल सके कि ये करते क्या हैं और इनके साथ क्या हो रहा है। और ये समस्या 13,000 अधिकारियों के साथ लगभग एक सी है, कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए, प्रमोशन और पे ग्रेड ना बढ़ना। भाई ये जो कहानियां सुनाई बहुत भावुक करने वाली हैं, मतलब इतना बलिदान, इतनी देशभक्ति, और उसके बाद फिर जो तुमने बताया कि इसके पीछे जब सवाल उनके मन में आता तो आता है कि प्रमोशन नहीं मिला है। 15-15 साल, 14-14 साल एक व्यक्ति इतनी मेहनत, इतने बलिदान के बाद भी अगर प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहा है तो वाकई ये सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं लगातार अभिनव तुमको ये रिपोर्ट कवर करते देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो बेसिकली एक लेमैन की तरह मुझे समझ में आ रहा है कि ये कुछ आईपीएस डेपुटेशन का मसला है कि अफसर जो रैंक होती हैं सीएपीएफ की फोर्सेस में, वो डेपुटेशन के तहत आईपीएस को मिल जाती हैं। क्या ये प्रमोशंस इस वजह से अटके हैं? मामला क्या है बेसिक समझाइए। इसीलिए मैंने कहा कि इसको बातचीत के क्रम में समझाएंगे तो ज़्यादा आसानी से समझा पाएंगे। आईपीएस का डेपुटेशन इसमें एक प्रमुख बिंदु है, लेकिन क्या सारी समस्या उसी वजह से? वो सारी समस्या वैसी नहीं है। 15-15 सालों से जो प्रमोशन नहीं हुए, सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ पे? सबसे ज़्यादा समस्या सीआरपीएफ में है। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही बाकी जगह बीएसएफ पे भी इसी तरीके की समस्या है। 13-13 साल में प्रमोशन हो रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप बहुत गंभीरता से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सरकारी भाषा में है, इसीलिए हमने कहा कि बातचीत के क्रम में आपको आसानी से समझाते हैं। अब देखिए, जो प्रमोशन के लफड़े ड्यू हैं, 15-15 सालों से प्रमोशन नहीं हुए, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो ये है कि आईपीएस की वजह से नहीं हो रहे, तो उसमें कुछ पदों पे आईपीएस का डेपुटेशन है, लेकिन समस्या इससे बड़ी है, इससे ज्यादा गजीन है। अब जब मैं टोटल निकाल के देखता हूं पूरे सीएपीएफ में, 5 फोर्सेज है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और बीएसएफ, एसएसबी, इन 5 के क्लस्टर को सीएपीएफ कहा जाता है। इनके कुल 13,000 अधिकारी हैं जो इसको लीड करते हैं। ये जो असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, ये यूपीएससी की एक परीक्षा होती है, उसको पास करते हैं। ये वो यूपीएससी की परीक्षा नहीं होती जिसमें आईएएस और आईपीएस बनते हैं, उससे अलग एक यूपीएससी परीक्षा कराता है। इनमें पूरे 5 फोर्सेज में टोटल आज के टाइम पे, जब मैं सर्विस बुक में जाके देखता हूँ, सर्विस लिस्ट में, तो 109 आईपीएस डिप्यूट है। 32 सीआरपीएफ में, 24 सीआईएसएफ में, 16 आईटीबीपी में, 13 एसएसबी में और 24 बीएसएफ में। अब जो अधिकारी जिनका प्रमोशन ड्यू है, अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, जिससे सीआरपीएफ में 2009 का बैच है 193 अधिकारियों का, 2010 का है 373, तो 109 को हटा देंगे तब भी सबको तो प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो ये वन ऑफ द प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ओगैस, जिसकी डिमांड के लिए सीआरपीएफ या सीएपीएफ के क्लस्टर ने एक लंबी लड़ाई लड़ी ओगैस पाने के लिए, एनएफएफयू पाने के लिए। ये 2 कीवर्ड आपने रख दिए, ओगैस और एनएफएफयू, ये मुझे लगता है दर्शकों को समझा दी पहले है क्या। देखिए, इसी के लिए असली लड़ाई है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस। इसकी डिमांड करते हुए 2015 में सीएपीएफ के लोग गए कि भाई हमारे अधिकारियों को इस तरीके का प्रमोशन इस ग्रुप में रखा जाए, हम भी यूपीएससी की परीक्षा पास करके आते हैं। और एक है एनएफएफयू, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। ये जो डायरी है मैंने अपने साथी विनय सुल्तान की तरफ से इसमें लिख रखा है। तो इसकी डिमांड को लेकर के 2015 में गए कि भाई हमारे अधिकारियों को प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। और फिर ये मसला बढ़ा कि आईपीएस लोगों के डेप्यूटेशन हो रहे हैं, खासकर कि आईजी और डीआईजी के लेवल पे। एडीजी और डीजी लेवल पे ऐतराज नहीं, वहां पे हो, लेकिन आईजी और डीआईजी के लेवल पे हो रहे हैं। इसमें अब 109 में से करीब 80-90 के करीब आईजी डीआईजी के पोस्ट पे होंगे। तो पहले आईपीएस का मसला नहीं था, पहले मसला था ओगैस और एनएफएफयू पाने का। तो जो ओगैस है वो एक जो ऑफिसर होते हैं ए ग्रेड के, उनको मिलने वाली कुछ सुविधाओं की एक नियमावली है, जिसमें ये बताया जाता है कि भाई किसको कितनी तनख्वाहें मिलेंगी। अब जो ये अधिकारी तैनात हैं, इनमें जो पहले बेसिक समझिए कि पहला पॉइंट होता है कि जो भी अधिकारी इस रैंक 1 पे आता है ओगैस के थ्रू, तो उसमें उसको लेवल 10 की सैलरी मिलती है। पूरा स्ट्रक्चर है, मैं एक नियमावली साइड में लगा दे रहा हूँ, लोग उसको देख लेंगे। मैं बेसिकली समझ रहा हूँ कि लेवल 10 की सैलरी मिलती है। लड़ाई ये है कि लेवल 13 तक
जाया जाए। जैसे लेवल 10 से लेवल 11 पहुंचने पे 4-5 हज़ार का सैलरी का फर्क आता है, फिर 11 से 12 लगने पे भी 5-7-8 हज़ार का फर्क आता है, लेकिन 12 से 13 जैसे आता है वैसे ही सैलरी तकरीबन 40 हज़ार बढ़ती है। अच्छा, तो हर अधिकारी ये चाहता है कि भाई एटलीस्ट लेवल 13 तक पहुंच जाए। लेवल 13 तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप 25 साल बाद लेवल 13 तक पहुंचेंगे तो आप 5 साल 6 साल लेवल 13 पे सर्विस करेंगे तो आपका जो फिनेंशियल लॉस है वो बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा होगा। अगर 10-15 साल की जब बात करें तो बड़ा लॉस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब इनकी डिमांड थी कि ओगैस मिले, इनको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया ओगैस, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जीत गए। फिर गृह मंत्रालय, जिस गृह मंत्रालय के लिए काम करते हैं उसके खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, फिर गृह मंत्रालय ने रिव्यू पिटीशन लगाया, वो रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई। अब ये बात क्यों चर्चा में या खबरों में क्यों है, राहुल गांधी क्यों मिलने गए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो चिट्ठी लिखी कि भाई प्रधानमंत्री को, इसलिए लिखी कि सरकार ये चाहती है कि इस पे एक बिल लाया जाए और आईपीएस का जो डेपुटेशन है उसको रोका जाए, उसको लागू रखा जाए। जो आईपीएस सुप्रीम कोर्ट ने रोकने को कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रोक दिया जाए, आईपीएस का डेपुटेशन, और 2 साल के अंदर इसको खत्म कर दिया, धीरे धीरे कम करके हटा दिया जाए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को अलग से कहने की जरूरत नहीं। अगर किसी भी सर्विस को ओगैस मिलेगा, जैसे आईएएस है, आईपीएस है या आईआरएस है, अगर ओगैस मिला तो अपने आप डेपुटेशन रुक जाएगा। अच्छा। क्योंकि इसके क्लॉज हैं, इसके 5 क्लॉज हैं। मैं उस 5 क्लॉजों को पढ़ के बता दूंगा। देखिए ये साइड में मैंने हम अपनी स्क्रीन पर लगा देते हैं। इसका जो क्लॉज है, उसका क्लॉज के ये पहले तो आपको ये दिख रहा है कितनी सैलरी, क्या ब्रैकेट और ये सारा। इसका एक क्लॉज कहता है कि 50% अधिकारी जो होंगे वो डायरेक्ट रिक्रूट होंगे और 50% प्रमोटी होंगे। अब इसमें भी जो ओगैस क्या कहता है, और आईजी रैंक तक जितनी भी वैकेंसी होगी वो प्रमोशन से फिल की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लोअर ग्रेड जो होगा डेपुटेशन का, डेपुटेशन नहीं होगा इसमें, उसी से होगा। ये ओगैस का नियम कहता है। और ये कहता है कि भाई जो एसएजी तक, मतलब एसएजी को भी मैं भी समझा दूंगा क्या है, और रेगुलर उसमें फिर पूरा स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है। कि उनका ये कहना है कि भाई जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है उसको आप समझ, उसको समझाने के लिए भी कहा है। देखिए अब मैं थोड़ा सा जो ये एसएजी और ये तमाम चीज़ इसको समझे। देखिए जो पहली भर्ती होगी लेवल 10 पे उसको बोलते हैं जेटीएस। ठीक है, जेटीएस होता है जूनियर टाइम स्केल। इसमें उनको पे ग्रेड मिलता है 3। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जेटीएस पहली भर्ती, जैसे अगर कोई मान लीजिए कि असिस्टेंट कमिश्नर बना आईआरएस बन करके, उसे जेटीएस मिलेगी। ठीक है, या जैसे कोई आईपीएस बनता है तो उसको पहली जो पोस्टिंग होती है वो जेटीएस है, जूनियर टाइम स्केल मिलेगा, पे ग्रेड 3 मिलेगा, लेवल 10 होगा। लेवल 10 से लेवल 4 फिर जेटीएस के ऊपर होता है एसटीएस यानी सीनियर टाइम स्केल। ये 4 साल में जब प्रमोशन हो जाएगा तो आप सीनियर टाइम स्केल हो जाएगा। फिर इसके ऊपर था जेएजी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, कि अब आप एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका में आ गए। ठीक है, माने असिस्टेंट कमांडेंट से आप डिप्टी हुए, डिप्टी से 2IC, 2IC से आप आ गए 2IC बन गए या फिर कमांडेंट बन गए, तो ये आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड हो गया। इसके ऊपर आता है एसएजी सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड, यानी अब आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड पाएंगे, और यहीं पे मिलता है आपको लेवल 13 जहां वो 40,000 का बड़ी आपने बताया सैलरी बढ़ती है। तब सीआरपी जो सीएपीएफ, उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनके प्रमोशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भयंकर है सीआरपीएफ में। अच्छा। बीएसएफ में, आईटी, फिर सब जगह पे है। मैं ऐसे बहुत सारे अधिकारियों को जानता हूँ सीआरपीएफ जिनके 15-15 साल से प्रमोशन नहीं हुए, और ये नक्सल फील्ड पे लड़ रहे हैं, ये आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, ये श्रीनगर की पूरी चौकसी इनके पास है, कहीं चुनाव कराना होता है तो ये होते, बड़े नेताओं की सुरक्षा में सीआरपीएफ है, और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हर जगह है। बीएसएफ में भी बहुत प्रॉब्लम है इसी तरीके के। अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें बीएसएफ का बहुत बड़ा रोल है। भाई जिस तरीके से आर्मी लड़ रही थी, बीएसएफ ऐसा बताते 165 पोस्ट थी पाकिस्तान की जिसको बीएसएफ ने ध्वस्त किया। तो आपकी ऐसी मजबूत पैरामिलिट्री फोर्स। अब इनका स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे एक होता है कि आप जिस तरीके से भर्ती कर रहे हो, जब ये भर्तियां हुई 373 और 190 वाली, तो स्ट्रक्चर वहीं से गड़बड़ा गया, और पहले से भी हिला हुआ है इनका। क्योंकि जितना जो ओगैस होता है ना, वो ये कहता है कि आपको जो अपने पोस्ट होती है उसके पोस्ट में आपको रिजर्व भी रखना पड़ेगा, आपको छुट्टी वाले अधिकारी भी रखने पड़ेंगे। होता है ना कि भाई इतने अधिकारी के लिए छुट्टी पे जा सकते हैं। तो ये ओगैस की पूरी नियमावली कहती है। और 5वां पॉइंट जो है वो यही कहता है कि भाई आप बाहर से डिप्यूट नहीं करोगे। अगर ओगैस लागू हो गया तो आईपीएस का डिप्यूटेशन अपने आप ही रुक जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में ये जीते हुए हैं, तो सरकार को लगाना चाहिए। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि सरकार का तर्क है, या फिर जो अब इतने समय से चली आ रही प्रणाली, कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है इनका काम है राज्य के साथ समन्वय बिठा के काम करना। इसलिए राज्यों से आईपीएस अधिकारी यहाँ डिप्यूट किए जाते हैं। अब जो सीएपीएफ के अधिकारी कहते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे अधिकारी भी ले जाओ।
लेकिन फिर उधर से तर्क आता है कि भाई आईपीएस का जो भर्ती होती है तो उसमें पता होता है कि यहाँ यहाँ जाएंगे। सीएपीएफ के लिए तो पहले से ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम यही है कि भाई जो लेवल 10 से लेवल 13 तक पहुंचने का क्रम है, फर्ज करो कि जैसे हम तुम दोस्त हैं, मैंने सीएपीएफ ज्वाइन की और मैं लेवल 10 पे ज्वाइन किया, तुमने सीएपीएफ ज्वाइन की लेवल 10 पे, तुम आर्मी में ज्वाइन किए, मैं सीएपीएफ ज्वाइन करता हूं, तो मैं 13 साल में, ये नियम जो ओगैस का नियम कहता है कि 13 साल में आप लेवल 13 तक अपने अधिकारी को पहुंचा दो। अब यहाँ 15 साल में तो लेवल 10 ही नहीं पार कर पा रहे हैं, 11 12 तो सीएपीएफ में। सीएपीएफ जैसे मैं आर्मी में ना, तो मेरे साथ क्या होगा? आर्मी में ये होगा कि आप 13 साल में अगर लेफ्टिनेंट भर्ती हुए तो लेफ्टिनेंट से आप कैप्टन बन जाओगे, कैप्टन से मेजर बन जाओगे, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो बन ही जाओगे एटलीस्ट। अच्छा, और मान लीजिए मैं आईपीएस होता तो आईपीएस है, अगर मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हुई आईपीएस में डिप्टी के तौर पे, फिर उसके बाद आप जो है पहले सीओ के तौर पे पोस्टिंग होगी, फिर एडिशनल बनोगे, फिर एडिशनल से एसपी बन जाओगे, फिर हो सकता है कि जिले का प्रभार मिल जाए, एसपी एसएसपी बड़े जिले के हिसाब से होता है। तो जैसे ही आप वहां तक पहुंचते हो तो आपको लेवल 13 मिलने लग जाता है। अब लेवल 13 में ये होता है कि आपके साथ क्या होगा? आप सीएपीएफ वाले थे तो हम तो लेवल 10 में ही हैं। अच्छा, हमारी पोस्टिंग अभी वहीं की वहीं है। मेरे साथ का मेरा दोस्त जो है वो वहां पहुंच गया, और हो सकता है अगर हमारा आमना सामना हो तो हमको आपको सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंधे पर अशोक स्तंभ आ गया है। क्योंकि व्यक्ति को सलामी नहीं होती ना, सलामी तो पद को होती है। अब इसमें जैसे सीआरपीएफ मान लीजिए, सीएपीएफ का जो है, इसमें एक होता है एग्जीक्यूटिव कैडर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। एग्जीक्यूटिव कैडर मतलब जिसमें फोर्सेज हैं जो लड़ाई कर रहे हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव में डॉक्टर हो गए, जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, या फिर टेक्नीशियन हो गए, या रेडियो पे जो होते हैं, उन सबका। अब नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का ये हो रहा है कि उनको प्रमोशन मिलता जा रहा है। विद इन द फोर्स भी प्रॉब्लम है कि इधर जो एग्जीक्यूटिव कैडर का असिस्टेंट कमांडेंट है, ये 13 साल में असिस्टेंट कमांडेंट ही रह जा रहा है, और उधर वाला जो है कमांडेंट की पोस्ट नहीं होती उसमें। जैसे जो डॉक्टर भर्ती हुआ तो मेडिकल ऑफिसर होगा, 4 साल में वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हो जाएगा, फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर हो जाएगा, फिर उसके ऊपर उसको जो है चीफ मेडिकल स्पेशल मतलब ऑफिसर हो जाएगा, और उसको ग्रेड मिलने लग जाएगा लेवल 13 का। अब यहाँ पे बात सिर्फ सलामी ठोकने की नहीं, बात यहाँ मनोबल की है, क्योंकि आपके साथ जो भर्ती हुआ है वही व्यक्ति पक्ष में आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, उसको अलग तरह की सैलरी मिल रही है, उसको अलग तरीके का ग्रेड मिलो, कहीं जा रहा है तो उसको अलाउंस अलग मिल रहे हैं, उसको कुक अलग मिल रहा है, उसको घर अलग मिल रहा है, उसको हर तरीके के बदलाव हो जाते हैं। अब इन अधिकारियों के साथ प्रॉब्लम, सम्मान भी तो मिल रहा है, सम्मान तो मिल ही रहा है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में सीएपीएफ में गया, ठीक है, या फिर कोई दूसरी भर्ती में गया, इसी में वो 13 साल में जब लेवल 13 पे हो जाएगा तो फिर आगे के लेवल पे भी जाएगा। आप सोचो कि वो अपनी लंबी सर्विस में उसकी सैलरी अच्छी रहेगी और उसका फिनेंशियल मजबूत रहेगा। अब जैसे मान लो फर्ज करो एक परिचित कोई है आपका कि कोई 25 साल में कमांडेंट बन गया सीएपीएफ में, तो कमांडेंट अब अगले कितने साल नौकरी बची उसकी, तो वो लेवल 13 का लाभ कितने साल उठा पाया, और एक जो 13 साल में बन गया तो वो कितने साल उठा पाया। तो वो जो फिनेंशियल लॉस है, वो लॉस जो है बहुत बड़ा लॉस है, और उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। इसीलिए आप देखो, अब जब आप नक्सलवाद के लिए कहा जा रहा है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, हम उस पर काम कर रहे हैं, 31 मार्च के आसपास हमारी डॉक्यूमेंट्री आएगी और भी तमाम चीज़ें। जब देश जश्न मना रहा हो तो किस कीमत पे मना रहा है कि भाई सीआरपीएफ ने तो सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है नक्सलवाद के खिलाफ, उसमें लोकल पुलिस हमेशा अच्छी रही है। डीआरजी का बहुत अद्भुत काम है जो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में, एसटीएफ का बहुत अच्छा काम है, बस्तर फाइटर का, लेकिन ये कॉम्बैट ऑपरेशन होते हैं, और उसमें सीआरपीएफ की जो कोबरा बटालियन होती है, सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं उसमें जाते हैं। और ये सिर्फ अधिकारियों के साथ नहीं, उसमें बेचारे जो जवान है वो भी 18-20 साल में हवलदार बनते हैं, फिर उनको इतने साल लगता है क्या कहते हैं, हवलदार से 4-5 साल फिर लगेगा एसआई बनने, एसआई से इंस्पेक्टर बनने में 5 साल, फिर इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट बनने में फिर 15-20 साल लगेगा। क्यों? अच्छा, इनके साथ जो ओगैस नई सर्विस है ना ये, तो इसमें भर्ती प्रमोशन तब होता था, अभी तक तब होता है जब ऊपर पद खाली हो जाएगा। ऊपर पद क्राइटेरिया यही है कि ऊपर पद खाली होगा तब प्रमोशन होगा। अब प्रमोशन अगर नहीं होता है तो उसी के लिए है ये जो टर्म NFFU, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, कि अगर मान लो असिस्टेंट कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट नहीं बन पा रहा है तो उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, लेकिन पैसा उसका मिलने लगेगा उसको। अच्छा, अगर NFFU आज लागू कर दिया जाए तो जो 15-15 साल से सर्विस में है असिस्टेंट कमांडेंट, उनको कमांडेंट की तनख्वाह मिलने लग जाएगी। अच्छा, पद भले ना मिले पर पैसा, फाइनेंशियल जो लॉस हो रहा है वो नहीं होगा। ओगैस में आ गए तो आपको NFFU मिलने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं नॉन, ये जो टर्म है इसी को बोलते हैं NFFU, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। ये अगर हो जाएगा
अब इनके साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि इनके पास एक रेजिडेंसी पीरियड होता है। मान लो अगर लागू हो जाता है तो ये 15 साल असिस्टेंट कमांडेंट रह चुके, लेकिन ये अब इनका प्रमोशन भी धीरे होगा रेजिडेंसी पीरियड होने की वजह से कि 5 साल इनको डिप्टी पे काटना पड़ेगा, 5 साल इनको 2IC बनना पड़ेगा, फिर ये जाएंगे, अगर अभी से प्रमोशन शुरू हो जाए तो तब ये कमांडेंट बनेंगे। तो इनके स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी स्ट्रक्चर को चेंज करने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही थी, जहां से ये आदेश आया कि वो गैस लागू किया जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने मेन तौर पे यही कहा कि भाई जो सर्विस है उसको रिफ्रेम किया जाए और जो रिक्रूटमेंट रूल है उसको भी रिफ्रेम किया जाए। क्यों? क्योंकि भाई पूरी जो है लड़ाई इसी चीज की हो गई कि भाई इतने दिनों से ये भर्ती नहीं हो पा रहे। अब जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, ओगैस और NFFU मुझे लगता है अब तक दर्शकों को समझ में आ चुका होगा कि भाई इनको इतना नुकसान, देखो पहले दर्शक तुम ही हो, तुमको अगर समझ में आ रहा है तो फिर बाकी लोगों को समझ में आएगा। अब जैसे IRS है, IRS की सर्विस रूल है। अब मान लीजिए कि उसका मैं ये डेटा निकाल लेता हूँ, ठीक है, इनका मैं एक लिस्ट साइड में लगा देता हूँ, इसको देखते रहेंगे दर्शक। पॉइंट नंबर 9 देखिए, इसमें रिजर्व में 620 है। पॉइंट नंबर 2 है कि JTS जो जूनियर टाइम स्केल जिसकी बात की उसमें 900 लोग हैं। इसके ऊपर जब प्रमोशन होगा STS तो वहाँ 1394 पोस्ट हैं और जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड है वहाँ पे 1575 है। तो मतलब नीचे जो है लगभग 1500 है और ऊपर जो है 1400 के करीब और उसके ऊपर 1500 के करीब। यानी ये है कि जितनी पोस्ट ऊपर है उतनी ही भर्ती नीचे है, तो प्रमोशन का एक स्ट्रक्चर चलता रहेगा। मतलब यहाँ तक जो है ना SAG तक जो है, जो मैंने कहा कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड, वहाँ तक आदमी जाएगा ही जाएगा बिना किसी रुकावट के, क्योंकि वो स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना हुआ है उनमें कि वो पोस्ट। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि भाई 50, अब इसमें क्या होता है कि 50, जो इसका नियम कहता है कि भाई 50% अधिकारी डायरेक्ट रिक्रूट होंगे, 50% प्रमोट ही होंगे। तो प्रमोट होकर के 50% जो गए तो उनकी तो काफ़ी सर्विस पूरी हो गई, तो उसमें से 70% 80% रिटायर हो जाएंगे। बचेंगे कितने फिर? ये जो 900 डायरेक्ट हुए होंगे, है ना, मान लें 9, अगर ये 1500 में मान लें तो 700 जो डायरेक्ट हुए होंगे वो, और 700 750 उधर, तो इधर बचे 900 950। तो इनका प्रमोशन नहीं रुक रहा है, एक सर्कल बना हुआ है, वो चलता जा रहा है। अब इनके साथ समस्या यही हो रही कि इनका स्ट्रक्चर ही नहीं बना हुआ है। तो IPS का डेपुटेशन, अब जो इनकी तरफ से तर्क दिया जाता है कि भाई जो IPS अधिकारी आएगा वो हमारी तरीके से कॉम्बैट नहीं कर सकता, हम नीचे से आए हुए तो हमें ज़्यादा पता होता है कि कैसे प्रॉब्लम है ये वो। IPS ये कहता है कि भाई उसकी ट्रेनिंग इस तरीके की होती है कि वो हर जगह फिट हो सकता है, मतलब खास करके इन सब जगहों पे पहले भी उनकी पोस्टिंग होती रही, ADG DG तक। ADG और DG का विवाद ही नहीं, खास करके DIG और IG की पोस्ट को लेकर के विवाद है। अब इनमें जो जब तक ये ओगैस लागू नहीं होगा, तब तक इनके सबको उस तरीके से प्रमोशन नहीं मिलेगा और NFFU नहीं मिलेगा, तब तक ये फाइनेंशियली रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चंक है। टोटल 13,000 अफसर हैं और 13,000 अफसर में बहुत सारे हजारों की संख्या में अफसर ऐसे हैं जो पांचों फोर्सेस में इनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। पे ग्रेड उनका जैसे क्या है कि जैसे ही जो पे बाउंड 3 है ये जूनियर टाइम स्केल, सीनियर टाइम स्केल और JAG मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड तक लगता है। जैसे ही आपके ऊपर सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड, ये सरकारी भाषा है लेकिन मैं आपको कह रहा हूं वैसे ही आपका लेवल 13 से 14 होता है और पे ग्रेड बढ़ के 3 से 4 हो जाता है और वहीं पे सारा अंतर आ जाता है। तो ये बात अब सरकार अगर इसमें IPS पे बिल, अब लोग अब इस पे आप जितना समझ में आएगा इसके बाद, जैसे मैं समझ रहा हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ IPS वर्सेस CAPF नहीं है, यहाँ लड़ाई दिख रही है, जो बेसिक दिख रही है, सोशल मीडिया पे दिख रही है, लड़ाई सिर्फ उतनी नहीं है। लड़ाई यहाँ आर्थिक मसलों की भी है, लड़ाई यहाँ पर प्रमोशन की भी है, लड़ाई इनके अधिकारों की भी है। लड़ाई ये भी है कि कैसे भाई हर आदमी जीवन में जब मेहनत कर रहा होता है तो वो चाहता है कि वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने का नौकरी में एक ही तरीका होता है कि सैलरी बढ़े और प्रमोशन हो। यहाँ दोनों चीज़ें रुकी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका मनोबल भी इससे इफेक्ट होता होगा, क्योंकि जिस तरीके के काम है उनका, और अब ये लीगली जीत चुके हैं, मोटिवेशन की जरूरत है। अब ये लीगली जीत चुके हैं ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट से लीगली जीत चुके हैं। अब जो ये है कि भाई सरकार बिल ला सकती है, उसको लेकर के बहुत चिंता है। अब समस्या क्या है? समस्या जो सबसे बड़ी है, एक तो अंदर खाने का आपसी द्वेष हो गया है, जो CAPF के अधिकारी हैं और जो IPS अधिकारी हैं। एक उनका अनकहा सा द्वेष है, वो एक दूसरे के सामने नहीं कहते लेकिन वो उस द्वेष को हम जैसे पत्रकार महसूस कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात वो द्वेष नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इन फोर्सेस का काम दुश्मनों से लड़ना है, आपस में लड़ना नहीं है, सरकार से लड़ना नहीं, मुकदमा लड़ना नहीं है। तो अब इनमें एक बहुत रिफॉर्म की जरूरत है। अब ये हो सकता है कि सरकार बिल में क्या लाएगी, इसको लेकर के नजर रहेगी सब, इसको लेकर के सब आशंकित है, क्योंकि सरकार चाहती है कि भाई IPS का डेपुटेशन होता रहे। तो अगर IPS का डेपुटेशन होता रहे तो IPS का डेपुटेशन इस ओगैस के नियमावली के तहत नहीं हो सकता।
तो या फिर रिफॉर्म होगा इस तरीके का कि एक अलग तरीके का ओगैस बनाया जाए, इनको एक अलग तरीके की जो है ए ग्रेड सर्विस माना जाए और उसमें डेपुटेशन जारी रखते हुए इनका सबका प्रमोशन किया जाए, या ना प्रमोशन हुआ तो एनएफएफयू का लाभ दिया जाए। मतलब डेपुटेशन हो भी तो कम से कम सीएपीएफ में जो अफसर हैं या जो प्रमोशन के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं उनकी ताक पर ना हो। बिल्कुल ना हो। भाई बात यही है कि भाई डेपुटेशन अगर देखो वो अलग विवाद है, फिर वो चलता रहता है अपना अलग तरीके का कि भाई देखो इनका तो भाई लेकिन डेपुटेशन अगर ओगैस ये लगता है तो आईपीएस का जिसमें ओगैस का नियम ही कहता है ना कि आप एसएजी तक डिप्यूट नहीं कर सकते हो, यानी जो आईजी की पोस्ट तक होगी उसमें आईपीएस डिप्यूट नहीं किए जाएंगे। अगर ये जो ओगैस सब सारी रैंक के सर्विस को मिलता है इनको भी मिलता है तो अब सरकार की मंशा है कि आईपीएस लगाना ही है, क्योंकि भाई अगर बिल की चर्चा है जिसको लेकर के राहुल गांधी अजय मलिक से मिलने गए, जो असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ के, जिनकी बात हमने कही शुरू में ही हमने बताई, तो अब जाहिर सी बात है कि वहीं पे मांग की गई। ये स्थिति है कि आप सोचो अजय मलिक का जब पैर में चोट लगी और मतलब पैर उड़ गया माइंड में, तो उनसे एडीजी हेडक्वार्टर, ऐसा सोर्सेज ने बताया, एडीजी हेडक्वार्टर और डीजी मिलने गए, तो उनसे जब पूछा गया कि आप कैसी तबीयत, बोले सर मैं ठीक हूँ, मैं फिर से वापस पोस्टिंग पे जाऊँगा क्योंकि कृत्रिम पैर लगता है, फिर से जवान ड्यूटी अधिकारी ड्यूटी करते हैं, उस तरह की ड्यूटी नहीं करते, फिर बाकी ड्यूटी करते हैं। उन्होंने पूछा कि सर हमारा प्रमोशन का क्या हुआ। मतलब ये मैंने भी सुना था और ये सुन के एकदम भौचक्का रह गया। हमारे कोई ऐसी स्थिति, मतलब वो आप समझिए कि ये उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है, उनके दिल से कितना जुड़ा हुआ मुद्दा है कि आदमी ऐसी स्थिति में है, देश सेवा के लिए तैयार भी है, मगर उसकी चिंता ये भी है कि ये सब हम कर तो रहे हैं, ठीक है देश के लिए बलिदान है, सब है, पर प्रमोशन कब होगा। तो आप समझिए कि उनके लिए कितना जरूरी मुद्दा है, कितना घर करके बैठा इसीलिए हुआ है। ये क्या है कि देखो आमतौर पे होता क्या है कि अगर आम आदमी के सामने कोई, ये इस पे देश में चर्चा क्यों नहीं हो रही उसकी वजह बता देता हूँ कि आम आदमी के सामने अभी आप 4 फल रख दो, सेब, केला, अनार, संतरा, तो ज़्यादातर आदमी की पहली प्राथमिकता हो सेब उठा खा लेगा या केला खा लेगा, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसको खाना आसान है। उसके बाद क्या है, अनार आएगा, कोई छील दे तो खा ले। अनानास कोई खाना ही नहीं चाहता जब तक कोई काट करके छील के रख न दे, तो कठिन है उसको। तो ये एक प्रक्रिया जो अंदर खाने चली, ये इतना जटिल विषय है, तो इसको मीडिया के लोग भी जहमत नहीं उठाते कि इस पर समझा जाए, अपनी राय स्थापित की जाए या देश को समझाने की कोशिश की जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको कायदे से अध्ययन किया जाए, सभी पक्षों को समझा जाए, और जो तय प्रक्रिया है, जो मानक है, देखो भाई आप आईपीएस लगाओ, आईएएस लगाओ, जो भी लगाओ, लेकिन 15 साल अगर आप अधिकारी, आप सोचो कि सौरभ हम तुम एक जॉब कर रहे हैं, 15 साल एक ही पोस्ट पे है और पैसा नहीं बढ़ रहा है, तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। और सीएपीएफ के साथ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनकी फैमिली लाइफ नहीं है। आर्मी में भी ऊपर जाने पर जो है फिर वहाँ पे फैमिली लाइफ होती है, फैमिली रख सकते हैं, पुलिस में भी होता है। इनके साथ तो ये प्रॉब्लम है कि इनकी फैमिली लाइफ भी नहीं है, तो इनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल अलग तरीके का होता है। और आप कॉम्बैट ये हर जगह आपसे, भाई आईटीबीपी जो पूरा हिमालयन रेंज है वहाँ पे तैनात है, एसएसबी पूरा जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो देख रही है, सीआईएसएफ आपकी पूरी इंटरनल सिक्योरिटी, पूरे एयरपोर्ट। अच्छा, सीआईएसएफ में काफ़ी हद तक प्रमोशन हुए, तो ये ऐसा क्यों है, मतलब कि सीआईएसएफ में आप कह रहे हो जाता है, ये जो नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं उनमें हो जाता है, तो ये अजीब सा नियम नहीं बना हुआ कानून? वो नियम वही बता रहा हूँ, वो जो जब नक्सल ऑपरेशन पीक पे थे वहाँ से और ज़्यादा गौड़ हो गई ना समस्या की, जो 190 393 अधिकारी भर्ती किए गए और आपका स्ट्रक्चर तो था ही नहीं। जैसे मैंने आपको आईआरएस वाले में समझाया ना, कितनी पोस्ट खाली होती है, फिर इतना रिजर्व के लिए, तो उनको पता होता है कि यहाँ खाली हो तो यहाँ आएंगे, यहाँ ऊपर तो कुछ खाली नहीं था, इन्होंने भर लिया। और इनका नियम नहीं था कि भाई ओगैस तो ये कहता ही है ना कि भाई आप, ओगैस का जो नियम है वो ये कहता है कि 4 साल में पहला अपग्रेडेशन, 5 साल में दूसरा, 4 साल, मतलब टोटल 13 साल में आप लेवल 3 पर पहुंच जाएंगे, तो लेवल 13 पे पहुंच जाएंगे। इनमें ये नहीं था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है इसको, तो फिर ये सारा विवाद इस तरीके से आ रहा है। और मतलब मुझे लगता है कि सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी वो हैं जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हैं, जो लीड कर रहे हैं। और अगर इनके मन में इस तरीके की पीड़ा होगी तो ये देश के लिए एक पीड़ा का विषय होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ एक बड़ा सवाल आपसे ये भी है कि भाई सीएपीएफ का पूरा ये जो है नियम कानून, क्या दिक्कत परेशानी आपने सब बता दी, आईपीएस क्या बोल रहे हैं इस पूरे विवाद पर, उनका तर्क क्या है? ये आईपीएस अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगा। आईपीएस तो भाई, आईपीएस को प्रमोशन मिल रहा है। देखिए क्या है, अब मसला एक और है, दोनों यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, लेकिन दोनों परीक्षा में फर्क है। ठीक है, इनकी परीक्षा में फिजिकल महत्व होता है, और वो यूपीएससी की परीक्षा जिसको मदर ऑफ ऑल एग्जाम कहा जाता है, उससे तो उतनी कठिन परीक्षा नहीं होती कंपैरेटिवली। तो पहले ये लोग ग्रुप ए सर्विस नहीं माने जाते थे। अब जब ग्रुप ए सर्विस माना गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वही तो पूरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात हो रही है
कि भाई पद को उसी तरीके से स्मूथ किया जाए, टाइम टू टाइम प्रमोशन हो, अगर गैस का लाभ मिलता है तो नहीं मिल रहा है तो जो NFFU है वो दिया जाए कि पैसा इनका बढ़े। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है सरकार इसको गंभीरता से लेगी और जब इसी सत्र में बिल लाने की बात है तो मतलब इनके बारे में सोच करके लाना चाहिए, क्योंकि IPS का डेपुटेशन जारी रखना न रखना, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, जैसे शाहबानो का केस था, शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट से फैसला है, राजीव गांधी की सरकार ने उस पर बिल ला करके उसे पलटा। तो अब ये अगर इस तरीके का बिल आता है कि डेपुटेशन होगा और इनको किसी तरीके से ध्यान में नहीं रखा जाता तो एक तरीके से माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। तो भाई अधिकारी हैं, ये तो भाई पंक्चुअल होते हैं, ओबीडियंट होते हैं और फोर्स के लोग हैं, तो अब आप देखते हो तो एक अलग तरीके का इनके लिए सम्मान होता है, अलग तरीके की लड़ाई कर रहे हैं। तो ये अपनी मतलब हम एज ए नागरिक हमें लगता है कि देश की फोर्स का काम जो है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ना नहीं है, बिल्कुल है ना, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना नहीं है। तो मुझे लगा कि भाई ये इतना मसला इतना गंभीर है तो जितना आसानी तरीके से समझा सकते हैं समझा पाए। आप दर्शकों को ये पूरी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ छूटा हो तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके जो मनोबल का ख्याल रखा जाए, इन अधिकारियों को जो पे ग्रेड है उसको बढ़ाया जाए, प्रमोशन टाइम टू टाइम हो, तभी एक तरीके से फोर्स का मनोबल भी चार्ज रहेगा। अब जब हम नक्सल मुक्त भारत का जश्न मनाने की ओर बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री ने संसद में दावा किया था, तो फिर जब उस जश्न में मन रहा होगा तो क्या इन अधिकारियों के चेहरे पे मुस्कान होगी, ये बड़ा सवाल है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव है, ये हमारे साथी सौरभ है। हमने इनोवेटिव तरीका खोजा कि भाई बातचीत के क्रम में आपको समझाने की कोशिश की जाए। आपको कितनी समझ डेवलप हो पाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्योंकि ये सिर्फ जो 13,000 अफसर हैं उनसे जुड़ा मसला नहीं, उनके परिवारों से जुड़ा मसला है। उनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, आप जानते हैं कि आज कितनी महंगी फीस है, और पैरामिलिट्री फोर्सेज है, आर्मी ऑब्वियस सी बात है 200 साल पुरानी संस्था, आर्मी के पास अपनी सुविधाएं हैं, उससे कोई बहुत आप तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग तरीके के काम हैं। लेकिन बहुत सारे मामलों में तो तुलनात्मक अध्ययन भी होता है, समानताएं भी, उनको इनके पास ना कोई कैंटीन होती ना कुछ होता है। तो ये सारा जो है लफड़ा है, सरकार हमें लगता है इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और सरकार क्या करेगी इस पर नज़र हमारी भी रहेगी, क्योंकि चर्चा है कि भाई एक बिल आएगा, उसमें बिल में क्या होगा। जो अभिनव कह रहे हैं कि डेपुटेशन का ख्याल रखा जाएगा, ये जो अधिकारी डिमांड कर रहे हैं CAPF का, उनका कितना ख्याल रखा जाएगा, तो इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। जो भी उस पर आएगा उसके बारे में भी हम ज़रूर बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि कुछ ऐसा फैसला आए जो सभी को खुश कर जाए, सभी की अपेक्षाओं में खरा उतरे। तो यही हमारी जानकारी यहाँ पे समाप्त होती है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, मेरे साथी सौरभ त्रिपाठी, और कैमरे के पीछे से दर्ज कर रहे हैं हमारे साथी सुधांशु केशरवानी। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अगर न्यूज़ पिंच के आपके इस तरीके के कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो कमेंट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। हमारा काम जानकारी बढ़ाना है, हम उसमें कितना सफल होते हैं, आप जब और लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमें उसमें बहुत सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।